फ्रेंड्स, कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज से आपके लिए पॉलिटी के नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। कल हमने पॉलिटी के बेसिक सिलेबस और बुक्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लीज़ उसको देख लीजिए, ताकि आपको एक बार नॉलेज हो जाए कि भी क्या कुछ सिलेबस हम कवर करने वाले हैं और कि कौन सी बुक्स की आपको नीड पड़ सकती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं, कल हम पार्ट 2 करेंगे। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में पहले ये देखेंगे कि भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कुछ रहा है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और भी हम बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो आप और भी बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इस मौके का लाभ उठा सकें। तो इस लेक्चर में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और कल के लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कौन से एक्ट के बारे में जानेंगे कि भी कौन से एक्ट से हमने आर्टिकल्स, डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स वगैरह जो है बोरो किए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कम्पैक्ट डॉक्यूमेंट। कम्पैक्ट का मतलब यहाँ होता है कि भाई संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है कि जैसे हम देखते हैं कि कुछ हम किसी चीज़ के बारे में पता करते हैं तो कई बार उसके बारे में पैराग्राफ में लिखा होता है, कई बार 1-2 पेज लिखे होते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इतना सिंपल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक हज़ारों पेजों का एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि क्या होता है कि दैट कंप्राइजेज ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट, स्पेसिफाइंग हाउ द स्टेट इज़ टू बी कंस्टिट्यूटेड एंड व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्टेट क्या है, स्टेट यहाँ पे देश के बारे में कहा गया है, इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य, या जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इनसे नहीं है। यहाँ पे स्टेट का मतलब है इंडिया से। तो इसमें क्या कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। तो उसमें क्या बताया जाता है कि भी जो स्टेट है, स्टेट किसे कहेंगे, हम इंडिया को डिफाइन करेंगे कि इंडिया में क्या क्या आता है, कौन से क्या कुछ बाउंड्री है, कहाँ से क्या कुछ, मतलब इंडिया के बारे में डिफाइन कर रखा है और स्पेसिफाई कर रखा है कि हाउ द स्टेट इज़ टू बी कंस्टिट्यूटेड, मतलब भी किन किन राज्यों से मिलकर स्टेट बना है, कहाँ से कहाँ तक बाउंड्री है। तो ये हमने आपको बताया कि ये क्या कहता है, स्टेट के बारे में बताता है। तो इसमें व्हाट नॉर्म्स इट शुड फॉलो के बारे में भी बताया गया है कि भाई कौन से नॉर्म्स, कौन से रूल्स एक सरकार को फॉलो करने चाहिए, कौन से रूल्स आपको सिटीजन को फॉलो करने चाहिए, ताकि देश का विकास जो है वो निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो अभी हम व्हेन वी आस्क अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, वी आर यूजुअली रेफरिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। तो अगर हम जैसे कि अभी किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहें तो हमारे देश में क्या है, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपको पता होगा कि सबसे पहले वर्ल्ड का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएसए द्वारा लाया गया था, और यूएसए में सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1793 में। और हमने जो ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो बोरो किया है यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया, किंगडम वगैरह से, मतलब हर देश से, तकरीबन हर देश से हमने कुछ ना कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बोरो किया है। लेकिन हम जैसे कि देखते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सभी देशों का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं होता है। कुछ कंट्रीज़ हैं, तो जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं हुआ है। तो डू नॉट हैव single document that can be called constitution, rather they have a series of documents and decisions they taken collectively as referred as the constitution। तो वहाँ पे क्या है कि जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ बदलाव टाइम के साथ होते रहते हैं। तो उन बदलावों को रिटन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है, और जो डिसीजन है डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो उनको कलेक्टिवली मिला के, जैसे आज शुरू जहाँ से सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लागू किया, उससे लेकर के आज तक जितने भी डॉक्यूमेंट और रूल्स वगैरह उन्होंने बनाए हैं, उन सबको कलेक्टिवली मिला करके कॉन्स्टिट्यूशन रेफर किया जाता है। वहाँ सिंगल कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक वगैरह नहीं है। जैसे आप हमारे इंडिया में देख सकते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ले सकते हैं जिसमें कि क्या होता है कि
आर्टिकल एक एक दो तीन लगातार हर आर्टिकल के बारे में उसमें लिखा होता है, और ये आप ऑनलाइन डाउनलोड करके भी वेबसाइट से जैसे कि देख सकते हैं। तो मतलब एक रिटन फॉर्म में मिलेगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो भी वगैरह चेंज होते हैं वो उसमें सब मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट नया रूल आता है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट मान लिया जाता है। तो अभी नेक्स्ट क्या कहते हैं कि भी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये क्या, इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ का मतलब क्या होता है कि बेसिक लॉ, कि भाई जो सबसे मेन लॉ है, सबसे बेसिक लॉ है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो भी आज हमारे पास राइट्स मिले हुए हैं, जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सब मिला करके कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती हैं। इसमें एक आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, लिगस लेगुम, जिसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ द ऑल लॉज। लिगस लेगुम एक लैटिन वर्ड है, जो हम लैटिन में जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ ऑल लॉज, मतलब जितने भी कानून हैं, जितने भी रूल्स हैं देश में, उन सब का सबसे बड़ा कानून है। क्योंकि जो कानून बनते हैं जैसे कि आईपीसी की धारा या सीआरपीसी की धारा, जिसके अंतर्गत कोर्ट किसी क्रिमिनल को सजा देती है। सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और आईपीसी होता है इंडियन पेनल कोड। तो इन सब की ये क्या हो गई, ये रूल्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं सारे रूल्स और जितने भी लॉज हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन सब लॉज का लॉ हो गया। मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल बना दिया वही रूल असली में फॉलो होगा। जो आईपीसी की धारा होगी या सीआरपीसी की धारा होगी, ये सब एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स का हिस्सा, रूल के मुताबिक ही बनाए गए हैं। तो इन सब का जो ओरिजिन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो फंडामेंटल लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ विच ए नेशन और स्टेट इज गवर्न। यहाँ पे नेशन, स्टेट को नेशन की तरह माना जाता है, क्योंकि स्टेट का वर्ड का मीनिंग देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, राष्ट्र को रिप्रेजेंट के लिए किया जाता है। यहाँ पर अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि भाई ये स्टेट राज्य ही है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, तो उसको जब तक अगर नहीं लिखा गया है तो उसको स्टेट को हम राज्य ही, देश ही मानकर चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो फंडामेंटल लॉज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ज़रूरी होते हैं किसी देश को गवर्न करने के लिए। और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटी। क्या क्या पॉलिटी का फ्रेम देता है, सो कॉल्ड ट्रिनिटी ऑफ आवर स्टेट। जो हमारा देश है उसमें क्या होते हैं, तीन तरह के, ट्रिनिटी का मतलब तीन तरह के स्तंभ हैं अपने देश के, जिसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो उन सबको फॉलो करने के लिए, उन सबको फॉलो करने के लिए रूल्स वगैरह प्रोवाइड करता है कि भाई आपको ये रूल फॉलो करने हैं, आपको इस तरह से रूल बना, आपको लॉ बना सकते हैं, वो इस तरह से आप लॉ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इस तरह से आप मान लो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जुडिशरी के पास, तो वो इस तरह से उसके ऊपर फैसला ले सकते हैं। तो ये सारे लॉज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया विधायिका। विधायिका यानी हमारी पार्लियामेंट होगी, या स्टेट्स में क्या होगी, लेजिस्लेटिव होगी। तो ये सब क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव हो गया हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होगी, जो का इसके हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का काम क्या होता है, जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, जो भी ऑफिसर हैं, उनका काम है कि ये जो पार्लियामेंट होगी, लेजिस्लेचर होगी, ये जो रूल्स बनाते हैं उनको फॉलोअप करवाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। और जुडिशरी क्या होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट है, इस तरह से मतलब जो कोर्ट जहाँ पे जस्टिस वगैरह का काम होता है, जुडिशरी का काम होता है, तो उसको हम जुडिशरी के अंडर करते हैं। कि भी जैसे मान लो अगर कोई फंडामेंटल राइट किसी का हनन हुआ है उसका, तो वो कहाँ जाएगा, वो जुडिशरी के पास जाएगा। अगर किसी सरकार ने कोई गलत कानून बना दिया तो उसके खिलाफ अगर किसी को कोई याचिका दायर करनी है तो वो जुडिशरी के पास जाएगा। तो जुडिशरी का काम होता है कि भाई सरकार के फैसलों पर अगर मान लो किसी को प्रॉब्लम हो रही है या किसी का फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हैं, तो वो जुडिशरी के पास जाकर के अपने शिकायत वहाँ पे दर्ज करवा सकता है, और फिर जुडिशरी सरकार के ऊपर एक्शन लेगी कि भी ये रूल आपने गलत लगाया है, इसको आप हटा दीजिए। तो इन सब के बारे में, जो जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, इन सब को फॉलो करने के लिए रूल्स कौन प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द नॉर्म्स दैट गवर्न द रिलेशनशिप विद इन ट्राइनिटी। और इन तीनों के बीच में जो आपस में रिलेशन है भाई, क्योंकि जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक कोई कानून, लेजिस्लेटिव कानून नहीं बनाएगी तो उसको एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव करना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर कोई कानून है ही नहीं तो एग्जीक्यूट किसको करेंगे। तो उसी तरह से अगर कोई मान लो अगर कोई फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हुआ, और अगर मान लो कोई क्रिमिनल ने कोई क्राइम ही नहीं किया, कोई किसी का हनन ही नहीं हुआ फंडामेंटल राइट का, तो जुडिशरी का क्या काम रहेगा। तो अगर ये सब आपस में क्या है, इंटर लिंक्ड है, और इन सब को जो आपस में मान लो फॉलो, जो नॉर्म्स वगैरह हैं, रूल्स, वो फॉलो करने हैं, जो इनको आपस में गवर्न करना है, इनके रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, वो कहाँ से मिलेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रोवाइड कर मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिटरमाइंस द रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजनशिप। अभी क्या कर रहे थे, हम ट्रिनिटी के बारे में पता कर रहे थे कि भाई इन तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। और एक रिलेशन होता है स्टेट यानी देश और सिटीजनशिप के। भाई सिटीजन के और देश के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है कि भाई वो उसको सिटीजन को देश के ये रूल्स हैं ये फॉलो करने हैं, भाई देश की अखंडता एकता के लिए, उसकी आन बान शान के लिए। जैसे कि आपको पता है कि जैसे तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते आप। नेशनल एंथम पे आपने जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भी आप मूवीज़ वगैरह में जैसे सबसे पहले नेशनल एंथम चलाया जाएगा और सबको खड़ा होना अनिवार्य है। तो ये सब जो रूल्स वगैरह हैं ये कहाँ से डिफाइन होकर आते हैं, ये सब डिफाइन होकर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है कि भाई जैसे कोई मान लो एक बार रूल कोई लिख दिया तो वही रूल रहेगा हर बार, ये ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि भाई अगर कुछ मान लो समय के साथ कुछ चेंज करना है तो आप उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में क्या होता था, जैसे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1793 में, तो उस टाइम पे क्या है, लोगों को गन्स वगैरह रखने का अधिकार दे दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, शिकार वगैरह करने होते थे जंगली जानवरों से बचाने के लिए, या और भी बहुत सारे यूज़ के लिए। उस टाइम पे तकरीबन हर हर आदमी के पास बंदूक रहती थी। तो उस समय ये एक फंडामेंटल राइट दे दिया गया। लेकिन अभी आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे इसके खिलाफ लोग कह रहे हैं कि भी इसको रूल को आप वापस लीजिए, इसको फंडामेंटल राइट को, क्योंकि इससे काफ़ी सिचुएशन अराइज हो रही है कंट्री में। तो इसलिए जैसे कि उस टाइम पे हमारे टाइम पे भी 80s 90s में 1800 सेंचुरी और 1900 सेंचुरी के आसपास वहाँ पे हमारे इंडिया में भी जैसे लोगों के पास बंदूक होती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने उस ऐसा कोई मतलब फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल कोई ड्यूटी वगैरह नहीं दी है, जिससे कि मतलब जैसे कि कोई गन वगैरह नहीं रख सकता, कोई परमिशन है लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में समय समय पर चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कोई अभी जैसे आज़ाद हुआ भारत 1947 में और आज का भारत 2020 में, तो वो दोनों सेम थोड़ी होंगे, कुछ न कुछ तो चेंज आए होंगे, कुछ कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा। तो हर जो रूल मान लो 1947 में बनाया हुआ वो ज़रूरी नहीं है कि आज भी उसके साथ समअप हो सके। तो इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक बन बनाना पड़ता है ताकि ये समय के साथ ग्रो कर सके। इसमें क्या क्या कैसे ग्रो कर सकता है, एक अमेंडमेंट की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाने को ही अमेंडमेंट कहते हैं। तो और किन तरीक़ों से कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो कर सकता है जिससे पता चले कि भी ये मतलब ऑर्गेनिक है, स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो वो होता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी। मतलब अगर मान लो किसी का फंडामेंटल राइट सरकार ने छीन लिया है तो वो कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो उसमें अगर मान लो सरकार ने कोई लाभ बनाया है तो उसको चेंज करने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई पिछले 1970s में और 80s में बहुत सारे सरकार ने रूल्स वगैरह बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, लेकिन कोर्ट ने उन सबको रद्द कर दिया था। मेनली ये रूल्स वगैरह इंदिरा गांधी के टाइम पे, जैसे इमरजेंसी के टाइम पे बनाए गए थे, तो उस टाइम लोगों के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे। तो उस सब के ऊपर फिर कोर्ट ने एक्शन लिया और उन सबको जो अमेंडमेंट्स वगैरह सरकार ने की थी उन सबको उन्होंने वॉइड और नल घोषित कर दिया था। कन्वेंशन होता है परंपरा। परंपरा क्या है, लिखी नहीं होती, कोई कोडिफाइड नहीं होती। और ये क्या है, हम जैसे अगर मान लो कोई परंपरा है वो टूट गई तो इसके लिए हम किसी को वॉयलेट करने के लिए हम पनिशेबल भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक ये है कि भाई फॉलो करनी होती है, लिखे नहीं गए हैं लेकिन ये फॉलो हो। जैसा कि राष्ट्रपति जो है, अगर मान लो पार्लियामेंट का कोई नया सेशन होता है तो उसको मतलब वो क्या करता है, संबोधित करता है। तो ये एक कन्वेंशन बन चुका है कि भाई हर साल के पहले सेशन को राष्ट्रपति संबोधित कर रहा है। लेकिन इसके बारे में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया है कि भाई राष्ट्रपति को ये कंपलसरी ही है कि भाई हर साल के जो पहला सेशन है पार्लियामेंट का या हर सेशन के पहले दिन को मतलब कि संबोधन करना ही है। ये एक कन्वेंशन है कि भाई चलती आ रही है परंपरा, तो ये सबसे चलता है पहले से। तो स्टैट्यूटरीज और लॉज मेड बाय लेजिस्लेटिव, तो इन सब के बारे में भी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में
लिखा गया है। तो इन सब के बारे लॉज वगैरह के बारे में भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि भाई अभी क्या रूल चल रहा है, क्या क्या हमें लॉ फॉलो करने हैं, कौन कौन से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, कौन कौन से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो इन सब के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। तो अभी हम जानेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरत है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा हमें। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस देता है लोगों को कि भाई आपके अगर मान लो शोषण नहीं होगा, आपको कोई ऊंचा नीचा या नहीं समझा जाएगा। तो ये सब रूल्स वगैरह जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं भाई, मतलब कि हर बंदा बराबर है लॉ के सामने, तो उन सब से एक लोगों के बीच में एश्योरेंस होता है, एक कोऑर्डिनेशन की फीलिंग आती है कि भाई हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही लोगों को उनके राइट्स वगैरह मिल पाते हैं समय पर। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हमें है। ए Constitution provide a set of basic rules that allow for coordination amongst members of society। क्योंकि आपको पता है कि हर समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक रूल्स वगैरह लिखे गए हैं, जिनसे कि क्या है, एक समाज में कोऑर्डिनेशन आए और देश उन्नति कर सके, देश का विकास हो सके। ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी। मान लो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें किसके पास पावर है कि भाई वो पुलिस को कोऑर्डिनेट कर सकता है, पुलिस को मतलब डिसीजन ले सकता है पुलिस के बारे में, या फिर किसी और डिपार्ट जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की आप जो पावर्स हैं वो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करके इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता। तो सब हर डिपार्टमेंट की, हर पोस्ट की अलग अलग पावर होती हैं, हर लिमिटेशन होती हैं। तो ये डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। तो ये क्या डिसाइड करता है कि भाई गवर्नमेंट में क्या किन किन पार्ट्स में काम होगा, कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट अलग से डिवाइड किया जाएगा। तो इन सब के बारे में डिफाइन कहाँ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लिमिटेशंस ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अभी ये नहीं है कि भी सरकार है, उसने आपने सरकार बना ली, आपकी सरकार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है सरकार के पास, कुछ लिमिट सेट की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि सिटीजन के ऊपर भी सरकार सिटीजन्स के ऊपर भी अपनी लिमिटेशन इम्पोज कर सकती है, और सरकार के ऊपर खुद भी कुछ लिमिटेशन होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, जिससे कि वो अपनी मतलब जैसे लिमिट है जो उसके ऊपर से फंडामेंटल जो लिमिट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनसे परे ना चली जाए और लिमिटेशन के अंदर ही काम करे। अभी क्या है, एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। कुछ सोसाइटी के गोल्स होते हैं, कुछ एस्पायरेशन होती हैं कि भाई मतलब देश को अगर विकास करवाना है तो कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज़ क्या है, एनेबल गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। अभी हर सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। तो अब की सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस है। जैसे कोई फैक्ट्री मालिक है तो उसकी कुछ एस्पिरेशन है कि भी उसको सस्ती मजदूरी मिले और समय पर बिजली मिले, तो उसकी अलग एस्पिरेशंस है। लेकिन दूसरा वर्ग हो गया, मान लो मजदूर वर्ग हो गया, वो चाहता है कि हमें अच्छी सैलरी मिले, हमें अच्छा माहौल मिले काम करने के लिए, और हमें समय अच्छे से मतलब टाइम लिमिट हो जिसमें हम काम कर सकें और हमारा शोषण ना हो। तो हर वर्ग की कंडीशन को और एस्पिरेशन को देख करके गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ता है, और इन सब के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही पता चलता है। अभी क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है पीपल की भी, इस कंट्री में इस सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह के लोग हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के समाज के बारे में बताता है। जैसे अभी आपने पता होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी देशों में, काफ़ी स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, और अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी दूसरे देशों के उसमें पढ़ाया जाता है, ताकि लोगों को दूसरे देश के लोगों के समाज के बारे में पता चल सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। दिस मीन्स दैट पीपल आर एज कलेक्टिव आइडेंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। कि भी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि भी पीपल किस तरह से रूल्स फॉलो करेंगे, किस तरह से उनके पास राइट्स मिलेंगे। तो इन सब के बारे में नॉर्म्स हैं होगी जो जो कि उनके ऊपर सरकार किस तरह से गवर्न कर सकती है, कौन कौन से रूल लागू कर सकती है। तो ये सब के बारे में क्या है, हमें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है।
अभी नेक्स्ट क्या है, अभी है इट गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी एंड स्पेसिफाइज डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग पावर, कि भाई हर ऑफिसर की, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी पावर्स होती हैं डिसीजन मेकिंग की भी, ये वो इस मुद्दे पर इतना ही फैसला ले सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बनाई गई है जिसमें कि स्टेट के ऊपर लिस्ट अलग है, सेंट्रल लिस्ट अलग है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसमें कि भी जैसे स्टेट लिस्ट होगी उस पर स्टेट कोई भी कानून बना सकता है, सेंट्रल लिस्ट होगी उस पर सेंटर कोई भी कानून बना सकता है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। तो इन सब डिसीजन मेकिंग पावर्स वगैरह के बारे में ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलता है। वट बर्थ सर्टिफिकेट इज टू ए चाइल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन इज टू ए कंट्री। बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है? बर्थ सर्टिफिकेट से क्या होता है कि ये चाइल्ड के बारे में पता चलता है कि भाई ये चाइल्ड का क्या नाम है, ये कब पैदा हुआ था, उसके बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड के बारे में, वो एक बर्थ सर्टिफिकेट देता है। उसी तरह कंट्री की बेसिक डिटेल्स के बारे में हमें कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि भाई इसका कंट्री का क्या नाम है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से उसमें जैसे कि क्या रूल्स फॉलो होते हैं, किस तरह का उसका स्वभाव है, किस तरह डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉमन नॉर्मेटिव होम फॉर द डाइवर्स एलिमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। आपको पता है कि भारत में अनेकता में एकता का आपने नाम सुना भी होगा कि भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। हर आप 20 से 30 किलोमीटर पे जाओगे तो आपको एक नई तरह की मतलब सोसाइटी मिलेगी, नई तरह का कल्चर मिलेगा। तो उन सबको एक इकट्ठे बांध कर रखना, वो क्या कहता है, उसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भाई आपको इंटीग्रेटेड इंडिया को एक इंटीग्रेटेड कंट्री की तरह रखना है। इट इज़ सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर मिनिमम कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सेक्शन। अभी वेरियस सेक्शन होते हैं, जैसे भी SC ST होता है, OBC होता है, जनरल होता है, अमीर हो गए, गरीब हो गए, तो उन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए बेसिक रूल्स वगैरह लिखे गए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता चलता है। जैसे कि अशोका ने एक धम्मा चलाया था। धम्मा का मतलब हो गया धर्म। वहाँ पे उस टाइम पे धर्म को धम्म कहते थे। धम्म में क्या होता था? उसके धर्म में, अशोक के धर्म में क्या होता था, कुछ प्रिंसिपल्स होते थे, जैसे कि भी मांस नहीं खाना है, जानवरों को नहीं मारना है, और मतलब चोर हैं या गुनाहगार हैं उनके साथ, नौकरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना है। तो ये सब कुछ प्रिंसिपल्स लिखे थे अशोका के धम्मा में। और लेकिन जो दीन इलाही है, दीन इलाही किसका एक धर्म था जो अकबर ने चलाया था, उसमें क्या था, वो उसका और धम्मा और अशोका का अलग, सबसे दोनों चीज़ अलग थी। क्योंकि दीन इलाही में अकबर ने क्या कहा था, एक धर्म बना दिया कि भाई आपको सबको फॉलो करना है और ये कंपलसरी है। तो इससे क्या होता है, दोनों के बीच में क्या हो गया, दोनों के बीच में फ़र्क है। तो इससे क्या होता है, धर्मा हो गया, जैसे ये दीन इलाही हो गई, इसमें कुछ रूल्स वगैरह होते हैं कि जो सोसाइटी में सबको फॉलो करने होते हैं। तो इस तरह के रूल्स वगैरह को भी हम, बेसिक रूल्स को कहाँ से पता चलता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। नेक्स्ट है इट इम्पोजेज लीगली एनफोर्सेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द स्टेट। इट आल्सो गिव्स लेगिटिमेसी टू द स्टेट एंड इट्स एक्शंस। अभी जैसे क्या हो गया कि सरकार को कुछ भी ऐसे नहीं है कि भी सरकार कोई भी रूल बना सकती है अपनी मर्जी का, जो मर्जी आया वो रूल बना देगी और जैसे मर्जी होगा उसको फॉलो करवाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि उसको कोई भी रूल अगर उसको एनफोर्स करवाना है तो वो लीगली करवा सकती है। उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कोई किसान है, उसकी अगर ज़मीन अधिग्रहण करनी है किसी फैक्ट्री के लिए, किसी हाईवे के लिए, तो उसकी परमिशन के बिना वो सरकार कुछ नहीं कर सकती। कि भाई अगर मान लो सरकार, किसान चाहता है कि वो अपनी ज़मीन नहीं बेचे किसी इंडस्ट्री को, किसी फैक्ट्री को, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब फॉलो करवाए, इलीगली एंड रिस्ट्रिक्ट करे उसको या इन्फोर्स करे। तो ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपना वो है, सरकार के पास, कोर्ट के पास जा सकता है कि भाई हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं कि भाई हम अपनी ज़मीन दें। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है वगैरह सरकार के ऊपर की भी, सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती बिना लीगल एडवाइस के या लीगली कुछ किए। सरकार ऐसे किसी के साथ इन्फोर्स नहीं कर सकती। ये सब रूल्स कहाँ लिखे गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नेक्स्ट है, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर फेडरल सेटअप। फेडरल क्या होगा कि भी कम्बिनेशन ऑफ या यूनियन ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो इंडिया का आपको पता होगा जैसे कि 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उन सब के यूनियन को ही इंडिया कहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा जैसे अमेरिका में है कि वहाँ 50 स्टेट्स हैं, उनको यूनियन को ही अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो लेकिन वहाँ क्या होता है कि हर स्टेट को अपने अलग अलग रूल्स वगैरह मिले हुए हैं, अलग अलग पावर्स मिली हुई हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में क्या है कि भी आप स्टेट है जैसे कोई, वो इंडिया से ऐसे अलग नहीं हो सकता, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में वो अलग हो सकते हैं। इट डील्स विद मैनी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स
टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट दिस मस्ट बी कोडिफाइड इन राइटिंग। तो जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपस में स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, जैसे हरियाणा पंजाब के बीच में क्या है, जो ये सतलुज यमुना लिंक के बीच में जो ये पानी है उसके ऊपर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे ऐसे ही तमिलनाडु केरला के बीच में चल रहा है। तो इन सब कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए, क्लियरिफाई करने के लिए, इन सब को इनका सबका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी है। तो ये सब क्या होता है, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, हमें लिखित में चाहिए ताकि अच्छे से इसको फॉलोअप करवा सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल हम कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।